हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए पीडीएफ को खुद से क्रिएट करता हूं। तो ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे इस पीडीएफ को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैं ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो आप लोग फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ़ोन के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि आज का हमारा टॉपिक है पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन। इसका हमारा इंडिकेशन जो है, पहला इंडिकेशन क्या है वो देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे दिया हुआ है फ्रैक्चर, यानी कि पेल्विस के एरिया में, जैसा कि डायग्राम आप लोग देख सकते हैं कि पेल्विस हिप के एरिया में कहीं पे अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया तो अगर डॉक्टर को ऐसा इंडिकेशन दिखता है तो डॉक्टर पर्ची पे क्या करते हैं, सबसे पहले पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड इंडिकेशन जो है वो दिया हुआ है। सेकेंड इंडिकेशन वो है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब होता है कि बोन का एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाना, जैसे कि किसी एक्सीडेंट के वजह से हो गया या किसी कारणवश हो गया, यानी कि बोन का अव्यवस्था हो जाए, बोन जो है अव्यवस्थित हो जाना, है ना, तो उसे हम लोग डिसलोकेशन बोलते हैं, बोन का एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडिकेशन में डिफॉर्मिटी। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है वीडियो में कि डिफॉर्मिटी का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी, यानी कि पेल्विस हिप के एरिया में कहीं पे एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है पेशेंट को, तो अगर ये इंडिकेशन दिखाई देता है तो डॉक्टर उस कंडीशन में पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन एक्सरे को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी कि गठिया, आप लोग नाम सुने होंगे गठिया बीमारी के बारे में, तो इसे हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया को, ठीक है। तो पेशेंट को अगर ऐसा कोई इंडिकेशन दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन जो है एक्सरे पर्ची पे लिखते हैं, ठीक है। मैं फुल हिंदी में आप लोग को समझाऊंगा अपने वीडियो में, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ट्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा ट्यूमर, यानी कि पेल्विस हिप के एरिया में किसी भी पोर्शन में, किसी भी जगह पे ट्यूमर हो गया किसी पेशेंट को, तो ये इंडिकेशन ऐसा दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में भी पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद हमारा सिक्स इंडिकेशन है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है कि बोन के ऊपर, है ना, बोन के ऊपर स्वेलिंग हो जाना। अब स्वेलिंग क्यों होगा, तो स्वेलिंग इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए कि बोन के ऊपर किसी भी टिश्यू में, है ना, इन्फेक्शन हो गया, बोन के ऊपर टिश्यू के एरिया में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है और दर्द होता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा इंडिकेशन दिखाई देगा तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन जो है पर्ची पे लिखते हैं। इसके बाद है अदर पैथोलॉजी, यानी अदर डिजीज कोई दिखाई देता है तो पेल्विस के एरिया में, पेल्विस हिप के एरिया में, तो भी ऐसा अगर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर पेल्विस हिप एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन को लिखते हैं पर्ची पे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को इंडिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे पेशेंट के पोजीशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा कि पेल्विस हिप एपी व्यू प्रोजेक्शन जो है अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो इस तरह से एक रेडियोग्राफर को देना होता है, ठीक है। तो पेशेंट पोजीशन क्या है, सबसे पहला देखते हैं हम लोग पेशेंट पोजीशन क्या है। पहला है द पेशेंट लाई सुपाइन पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल, यानी कि पेशेंट को जो है इस पोजीशन में देना है, सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए विथ द अफेक्टेड हिप शुड बी इन द सेंटर ऑफ टेबल, यानी कि जो अफेक्टेड हिप है उसे टेबल के सेंटर में होना चाहिए, टेबल के सेंटर में होना चाहिए, पेशेंट का टेबल के सेंटर में होना चाहिए अफेक्टेड हिप। ओके, तो ये रेडियोग्राफर का काम होता है कि पेशेंट को कैसे पोजीशन देना है।
इसके बाद सेकेंड आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे, सेकेंड पेशेंट पोजीशन है कि द आई आर इज प्लेस इनटू बक्की ट्रे। मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इमेज रिसेप्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग चेस्ट पीए या फिर चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन ले रहे थे। तो उसमें मैंने आप लोग को मार्क करके बताया था कि इमेज रिसेप्टर क्या होता है। मैं इमेज रिसेप्टर और कैसेट का वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पेशेंट का जो है पोजीशन सेकंड नंबर दिया हुआ है, द आई आर इज प्लेस इनटू बक्की ट्रे, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर जो होता है वो प्लेस करना होता है बक्की ट्रे में, है ना, प्लेस करना होता है बक्की ट्रे में। इसके बाद है बोथ हैंड्स आर प्लेस अक्रॉस द चेस्ट, यानी कि जो दोनों हैंड्स जो होता है वो चेस्ट के अक्रॉस होना चाहिए, चेस्ट के अक्रॉस पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पोजीशन ये हो गया पेशेंट का। फोर्थ पोजीशन कह रहा है, देखिए पेशेंट का क्या है कि द मीडियन सेजाइटन प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द आई आर, यानी कि जो मीडियन सेजाइटन प्लेन जो है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो मीडियन सेजाइटन प्लेन जो ये बन रहा है ये जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए इमेज रिसेप्टर का। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ इमेज रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये इमेज रिसेप्टर लगा हुआ है और ये मीडियन सेजाइटल प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, इमेज रिसेप्टर का। यही ये हमारा जो है फोर्थ पेशेंट पोजीशन में वो बताया जा रहा है। ठीक है, अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ पोजीशन क्या है, द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मैक्स हिम इमोबलाइज, यानी कि पेशेंट को सपोर्ट देना है, सपोर्ट देना है और उनको बताना है, समझाना है एक रेडियोग्राफर को कि पेशेंट स्थिर अवस्था में रहे, वो हिले डुले नहीं। अगर वो हिलेंगे, पेशेंट अगर हिलेगा तो एक्सरे जो होगा वो इमेज, एक्सरे का इमेज खराब आएगा। तो इसलिए पेशेंट को समझा देना है कि वो हिल डोल ना करे। ठीक है, और नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग सिक्स पोजीशन जो है पेशेंट का वो दिया हुआ है, द एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, यहाँ पे सी होगा, इलियाक स्पाइन आप लोग इलियाक कर लीजिएगा, इलियक स्पाइन शुड एट इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। कह रहा है कि एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन जो एरिया है, एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन जो एरिया है वो टेबल के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपेरियर इलियक स्पाइन पोर्शन कहाँ पे होता है, डायग्राम में मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया होता है यही एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होना चाहिए, ये जो पोजीशन होना चाहिए वो टेबल के इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, है ना, बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पेशेंट पोजीशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे सेंट्रल रे के बारे में कि सेंट्रल रे क्या है। देखिए, द वर्टिकल रे इज सेंटर टू द मिड लाइन बिटवीन एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिस सिम्फेसिस। ये वाला जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो आप लोग पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट जो है एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन का पार्ट है। तो जो वर्टिकल रे आता है वो मिड लाइन होना चाहिए, मिड लाइन में होना चाहिए बिटवीन एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिस सिम्फेसिस का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिड लाइन में ये एरिया हमारा होना चाहिए किसी पेशेंट का। ठीक है, किसी पेशेंट का जो है वर्टिकल रे यहाँ पे सुपेरियर इलियक स्पाइन्स पे आएगा, एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन के और प्यूबिस सिम्फेसिस के मिड लाइन में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट है गोनेडल शिल्डिंग। फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे अभी गोनेडल शिल्डिंग के बारे में कि गोनेडल शिल्डिंग क्या होता है। तो मैं आप लोग को पहले गोनेडल शिल्डिंग के बारे में बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट का, यानी रेडिएशन ना लगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोनेडल शिल्डिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि इट शुड बी एम्प्लॉय फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एस्केटेड रेडिएशन। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय के लिए जो है एस्केटेड रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट पॉलिसी के अनुसार जो है एस्केटेड रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए एम्प्लॉय को गोनेडल शिल्डिंग यूज किया जाता है, उसको बचाने के लिए, उसके ऑर्गन को बचाने के लिए, पेशेंट के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कॉलिमेशन के बारे में कि कॉलिमेशन क्या होता है। द बीम शुड बी कॉलिमिनेटेड, यानी कि बीम जो होना चाहिए, है ना, जो एक्सरे बीम होता है वो कॉलिमेटेड होना चाहिए। इंक्लूड द इलियाक क्रेस्ट, यानी कि इलियाक क्रेस्ट के में उसमें इंक्लूड होना चाहिए इलियाक क्रेस्ट, यानी इलियाक क्रेस्ट का पार्ट जो होना चाहिए पेल्विस एरिया का वो इंक्लूड होना चाहिए। सिम्फेसिस प्यूबिस इंक्लूड होना चाहिए और प्रॉक्सिमल फीमर जो है वो भी पोर्शन जो है, वो भी पार्ट जो है
कॉलिमेटेड में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं इमेज रिसेप्टर साइज़ के बारे में। तो इमेज रिसेप्टर का साइज़ कितना लेना है फ्रेंड्स, तो 35 इंटू 43 सेंटीमीटर लेना है, या फिर 14 इंटू 17 इंच लेना है, इमेज रिसेप्टर का साइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओरिएंटेशन ऑफ IR। ओरिएंटेशन ऑफ IR यानी इमेज रिसेप्टर का ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मार्कर की बात करें अगर हम, तो R एंड L, यहाँ पे आप लोग R एंड L कर लेंगे। R एंड L मार्क इन द कैसेट, यानी कि मार्क जो है कैसेट पे R और L यानी राइट एंड लेफ्ट मार्क होना चाहिए कैसेट पे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्सपोजर फैक्टर के बारे में समझते हैं। एक्सपोजर फैक्टर कितना देना होता है पेशेंट का एक्सरे लेने के लिए, तो 75 kV देंगे एंड 20 to 30 मास दिया जाता है एक पेशेंट का एक्सरे लेने के लिए। ठीक है, अब चलिए FFD देखिए, फुल्ली फोकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो ये 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बक्की या फिर ग्रिड का रिक्वायर्ड होता है, यानी कि बक्की या ग्रिड का ज़रूरत पड़ता है इसमें। अब हम नोट पॉइंट की बात करते हैं, तो पेशेंट शुड बी चेंज हॉस्पिटल गाउन एंड रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि पेशेंट को चाहिए कि वो हॉस्पिटल गाउन को चेंज कर ले और रिमूव करे मेटल ऑब्जेक्ट को। तो ये काम जो है वो एक रेडियोग्राफर का होता है, पेशेंट को समझाना कि कैसे हॉस्पिटल गाउन को रिमूव करना है, यानी कि वो अगर बाहर से कोई वस्त्र पहन के आ रहे हैं, पेशेंट कोई पहन के आ रहा है तो उसे एप्रॉन पहनाना होता है, हॉस्पिटल में जो व्यवस्था होता है, जो एप्रॉन होता है मौजूद, वो पहना के उसके बाद पेशेंट का पोजीशन दे के एक्सरे लेना होता है। और कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट उसके पास नहीं होना चाहिए, या तो उसके पॉकेट में या तो उसके बॉडी के किसी भी एरिया में जो है बाहर पार्ट में, बॉडी के किसी भी बाहर पार्ट में कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मैं एक बात बता दूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये किसी भी स्टेट के किसी भी बोर्ड के लिए, रेडियोलॉजी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरे हो, CT स्कैन हो, MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो, या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड आप लोग को आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फटाफट मेरे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।